अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीएस पास पेपर जो 2009 में हुआ था। यानी 2009 में जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था टाउ यूनिवर्सिटी का, जेनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो उन्हें ये क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं। पहले मैं फर्स्ट ईयर पे हूँ, उसके बाद मैं सेकेंड ईयर पे आपको ले जाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 का बेटा क्वेश्चन है हमारे पास। C3H8 प्लस 5O2 विल गिव 3CO2 प्लस 4H2O। ये आपको इक्वेशन प्रोवाइड की गई है और आपसे कहता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आपको कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है कि आप 5 लीटर C3H8 बर्न करें। अब ये तो बन जाता है हमारे पास सर एक क्वेश्चन स्टीचियोमेट्री का, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन हमें एप्टीट्यूड में ट्रिक्स की मदद से काम करना होता है। यानी कम टाइम में हम ज्यादा किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये हमें देखना होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब कुछ भी नहीं होता तो इसको क्या कंसीडर करते हैं सर? 1 कंसीडर करते हैं। इस 1 मोल को कितने की जरूरत है सर? इस 1 मोल को जरूरत है 5 मोल की। ऐसा ही है बेटा? ये 1 मोल है और इस 1 मोल को कितने मोल चाहिए? 5 मोल चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं कि 1 को जरूरत है 5 की, तो मेरे बच्चों बताओ 2 को कितने की जरूरत होगी? शाबाश, वेरी गुड सर। 10 की। वेरी गुड अनाबिया, सामिया, अफजा, निमरा, शाबाश। इफ्रा, लाइबा, मलाइका, एक्सीलेंट बेटा। गुड मरियम। 3 को कितने की जरूरत होगी सर? 15 की। वेरी गुड दया। तो हमें सवाल में कितने का पूछा है बेटा? 5 का। तो जरा बताओ 5 को कितने की जरूरत होगी? 5 को 25 की जरूरत होगी। फौरन आप आंसर पर पहुंच गए। तो देखो, फाइनल पेपर्स में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आप इनको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर? इनमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर से अलग हो सकती है? तो अगर हम बेटा यहाँ पर देखते हैं तो हीलियम आपको नोबल गैस मिलती है जो आइडियल की तरह काम कर रही होती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनके वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो ये भी आइडियल की तरह काम करेगी। HCl has a stronger intermolecular force of attraction between its molecule। ये जुमला याद रखना बेटा, ये जो नीचे मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं। अनाबिया, आपने सवाल शायद सही देखा नहीं है। वो कह रहा है लाइकली टू डेविएट। डेविएट का मतलब होता है चेंज। यानी वो गैस हमें ढूंढनी है जो गैस नोबल गैस की तरह नहीं बिहेव करती है। ये लाइन है बेटा, हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल डेविएट मोस्ट फ्रॉम द आइडियल गैस। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा डेविएशन होगी। तो HCl में हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा फोर्स है, तो डेविएशन भी किसकी ज्यादा होगी? HCl की सबसे ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। डेविएशन का मतलब चेंज होता है। अनुशा, CH4 में आपके पास फोर्सेस कम है HCl से। अगला सवाल है बेटा हमारे पास, द क्रिस्टल फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ वंडरवॉल इंटरेक्शन। से वंडरवॉल इंटरेक्शन से हमेशा मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उन क्रिस्टल्स का नाम भी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। और ये बुक की आपकी लाइन है। टेक्स्ट बुक जब हम रीड कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें बुक की लाइंस याद रखनी होती हैं कि कौन कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये आपको बेटा अच्छा समझ में आता है कि सर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हमारे पास बुक में मेंशन हुआ हुआ है वंडरवॉल फोर्सेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेन ड्रॉप एक्वायर स्फेरिकल शेप एंड इंक स्प्रेड ओवर ब्लॉटिंग पेपर ड्यू टू। सर ये हमारी बुक की लाइंस हैं। अगेन दिस ऑल हैपेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं बुक की लाइंस के डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आया कैलकुलेशन वाला सवाल। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और कैलकुलेशन करनी है। 950 टॉर्क करेस्पॉन्ड्स टू, 950 टॉर्क कितना ATM होता है? देखो, एक ATM बराबर होता है 760 टॉर्क के, ये तो सबको पता होता है। और अगर मैं दो मालूम करना चाहूं तो 1520 के बराबर होगा। अब 950 किसके बीच में आता है? इन दोनों के बीच में आता है, तो आंसर 1 और 2 के बीच में
1 और 2 के बीच में कौन सा है सर? 1 और 2 के बीच में एक ही मौजूद है। तो देख रहे हो सेकंड्स में आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, और आपने करना भी यही है कि आपने सेकंड्स में इन आंसर्स को ढूंढना है। ठीक है, बात समझ में आई? दोबारा रिपीट करता हूं बेटा इशाल। 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर्क के, 2 ATM बराबर होता है 1520 टॉर्क के। हमें सवाल में 950 टॉर्क दिया गया, 950 टॉर्क इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो आंसर भी क्या होगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। इशाल समझ में आया आपको? गुड। अगला सवाल बेटा, when an element exists in more than one crystalline form it is called as, सर उसे हम एलोट्रॉप कहते हैं, और एलोट्रॉप को हम उर्दू में बहरूपिया कहते हैं। बहरूपिया का मतलब होता है एक से ज्यादा शक्ल रखने वाला। ये बुक की लाइंस अगेन हमारी चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें एक को हम नाम देते हैं क्लॉकवाइज का, और एक को हम नाम देते हैं एंटी क्लॉकवाइज का। तो एक बन जाएगा बेटा आपके पास क्लॉकवाइज, और एक बन जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 2 आ सकते हैं सर इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब डेफिनेशन है एक, द एंथैल्पी चेंज इन अकम्पनाइंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड एज। ये डेफिनेशन होती है ना बेटा हमारे पास, द चेंज ऑफ एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन। जितनी एनर्जी थी उसमें चेंज आना क्या कहलाता है? सर ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। सो द चेंज ऑफ एनर्जी इज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात समझ में आई बेटा? तो सिंपल डेफिनेशन थी। अगर कहा जाता है अट्रैक्ट करने की एनर्जी तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कहा जाता है लूज करने की एनर्जी तो वो कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कहा गया चेंज ऑफ एनर्जी तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रो एफिनिटी बन जाएगा। यहां तक एमसीक्यूज क्लियर है आप सबको? ठीक है बेटा। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय, सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं? सर सिग्मा बॉन्ड बनते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में हमारे पास कौन सा मौजूद है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग में हमारे पास ऑप्शन बी मौजूद है। मलाइका हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन होती है कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉन गेन करें तो एनर्जी का चेंज आए। चैप्टर 3 से आप देख रहे हैं कि ज्यादातर आपके लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको हम LCAO कहते हैं, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। इससे क्या बनता है सर? इससे कॉम्बिनेशन हो रहा है ना एटॉमिक ऑर्बिटल का। जब आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग होता है। तो आपने कहा सर इससे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड सुमैया। आप सबको क्लियर है बेटा यहां तक? चैप्टर 4 से 2009 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। रिपीट कर देता हूं बेटा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास मिलते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होता है उसमें और एंटी बॉन्डिंग भी होता है, तो इसीलिए दोनों आपके पास सही जवाब बन गए। चैप्टर 4 से कोई क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 5 से क्वेश्चन पूछा गया, द हीट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, सर इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हेसिस लॉ। ठीक है, तो ये हेसिस लॉ से होता है हमारे पास, ये भी याद करने वाला सवाल था। चैप्टर 6 में क्वेश्चन पूछा गया, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये मुश्किल सवाल नहीं है, ये भी एक आसान सवाल है। आइए समझते हैं। When 18 exponent minus 3 moles per dm cube of acetic acid and 22 exponent 3 moles of per dm cube of ethyl alcohol to form 40 exponent minus 3 moles of water, find the value of equilibrium constant। अब आपको पता है ये इस्टरिफिकेशन दिया हुआ है ना। इस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास? सर ईस्टर का मतलब होता है जब एसिडिक एसिड किससे मिलता है? अल्कोहल से मिलता है, तो ईस्टर और वाटर बनाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया? आपने यहाँ पर ईस्टर की और वाटर की कंसंट्रेशन लिखी, यहाँ पर आपने अल्कोहल की, एसिडिक एसिड और अल्कोहल की लिखी। अब ये आप कहेंगे सर एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज आ गई हैं और हमें इनको सॉल्व करना है
एक्सपोनेंट्स के साथ, तो कैसे करेंगे? देखो, एक ये तो इस सवाल में हुआ है, लेकिन आइंदा के लिए आपको समझा रहा हूं कि जब कभी एक्सपोनेंट वाला सवाल आएगा, आपको कोशिश करनी है सारे एक्सपोनेंट एक जैसे होने चाहिए। सारे एक्सपोनेंट कैसे होने चाहिए? एक जैसे। सपोज करो ये 18 एक्सपोनेंट -3 ना लिखा होता, ये लिखा होता 0.018, तो 0.018 भी इसी के बराबर होता है ना, 18 एक्सपोनेंट -3 के। तो आपने कोशिश करनी है कि सारे एक्सपोनेंट बराबर रखने होते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब क्या किया बेटा हमने? 40 एक्सपोनेंट -3 बेसिकली क्या था? 0.04। अब 0.04 को, यानी ये भी 40 एक्सपोनेंट -3, ये भी 40 एक्सपोनेंट -3 है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 0.04 को 0.04 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या आ जाएगा? 16। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 20। तो ये क्या बन गया? 0.0016। ठीक है। ये थोड़ी सी पॉइंट कैलकुलेशन है, चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो हमें ये करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, दो बार इसलिए लिखा हमने चूंकि हमारे पास ईस्टर भी और वाटर भी है, इसीलिए हमने दो कंसंट्रेशन लिखी हैं। सही है। इसको आप एक मर्तबा और प्रैक्टिस करोगे ना जब, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पीडीएफ में सिर्फ उन स्टूडेंट्स को आज शेयर करूंगा जो आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप लोगों ने क्लास के बाद, जब क्लास एंड होगी तो अपना नाम अटेंडेंस के तौर पर मुझे भेजेंगे, और उसके अगेंस्ट में मैं आप लोगों को ये पीडीएफ बेटा भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? सर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो स्टेटमेंट है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इट इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। स्टेटमेंट्स हमें अच्छे से याद करनी होती है। हमें आज के पेपर से ये अंदाजा हो जाएगा कि सर सवाल किस नौयत का आता है और हमें किस लेवल की तैयारी करनी होती है। अभी हमारे पास सवाल आया ली चैटले प्रिंसिपल का, कि N2+3H2 will form 2NH3। द प्रोडक्शन ऑफ NH3, आपको NH3 ज्यादा चाहिए तो क्या करना होगा? सर, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर का ताल्लुक किसके साथ होता है? सर, मोल्स के साथ होता है। प्रेशर का ताल्लुक किसके साथ होता है बेटा? मोल्स के साथ। यहाँ पर 4 मोल हैं, यहाँ पर 2 मोल हैं। ये मैंने कैसे लिखा? 4 और 2 को ये बताएगा कि ये 4 और 2 कैसे आया? वेरी गुड। ये 1 था, ये 3 था, 1+3 4 हो गया, और यहाँ 2 आ गया। तो ये 4 मोल हो गया, 2 मोल हो गया। जब प्रेशर पड़ेगा तो 4 से किसकी तरफ जाएगा? 2 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो NH3 ज्यादा बनेगा। तो हाई प्रेशर ढूंढो। हाई प्रेशर नजर आ गया हमें। अच्छा, हाई प्रेशर दो जगह पर है, इधर भी है और इधर भी है। कैटलिस्ट क्या होता है? व्हाट इज द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या करता है? सर, कैटलिस्ट को, रिएक्शन को तेज करता है, और हमें यहाँ तेज करवाना है ना। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है हमें? ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है हमें, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज। सर, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सपोज कीजिए अगर मैं आपको कहता हूं 2A प्लस 3B विल फॉर्म C, तो ये 2 और 3 बेसिकली प्लस होकर क्या बताएंगे? ये उसकी मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे। मॉलिक्यूलरिटी 5 आ जाएगी, 2 और 3 प्लस हो जाएगा। क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखोगे तो उस इक्वेशन में जो आपके पास नंबर लिखा होता है उसको आप पावर मान लेते हैं। ए पर पावर आएगी 2, बी पर पावर आएगी 3,
3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो 5 क्या बन जाएगी मॉलिक्यूलैरिटी। ये बात समझ में आई बेटा? यहां तक क्लियर है आप सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, if the NaCl produced in the equation was dissolved in water to make a liter of solution, the molarity would be। सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। बैलेंस द इक्वेशन आता है बेटा आप सब लोगों को? जरा इस गिवन इक्वेशन को बैलेंस कीजिएगा। इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिएगा बेटा। हाँ वेरी गुड। तो आपने NaOH से पहले 3 लगाना है बेटा और NaCl से पहले 3 लगाना है, ठीक है? और यही आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपके पास कितना मोलर बन रहा है 3 मोलर बन रहा है। तो इसकी ट्रिक ये थी कि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना था और बैलेंस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? और 2009 में चैप्टर 8 से कोई सवाल भी नहीं पूछा गया था। हमें तो अनुषा NaCl का चाहिए ना, जो जो NaCl के साथ आ रहा होगा वो आंसर होगा, अब चाहे कोई भी नंबर आ रहा हो। ठीक है, समझ में आया सबको? ये पूरा फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ कि फर्स्ट ईयर से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। आओ सेकेंड ईयर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 और 2 से बेटा कोई सवाल नहीं पूछा गया था इस ईयर में। चैप्टर 3 से देखो क्या सवाल पूछा गया। वो गलत लिखा हुआ है बेटा, NaCl होना था उसको। क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, जिसको आप ब्राइन कहते हो। विच अदर प्रोडक्ट्स आर मेड इन दिन प्रोसेस, इन प्रोसेस में और एक्स्ट्रा क्या चीज बनती है? तो सर आपने देखा है, अगर मैं कास्टनर केल्नर की बात करता हूं तो कास्टनर केल्नर में आपके पास हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना एज अ प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो बनता है, देखो क्या लिखता है, विच अदर प्रोडक्ट्स। लफ्जों में कितनी गहराई है इसको समझने की कोशिश करना, ऐसे ही नहीं हम इस पेपर को मुश्किल कहते हैं। सर इन अदर प्रोडक्ट्स का मतलब बेसिकली तो बाय प्रोडक्ट्स होता है, सही है? तो बेसिकली वो बाय प्रोडक्ट पूछ रहा है, सोडियम बाय प्रोडक्ट नहीं है, सोडियम तो बेसिक प्रोडक्ट होता है। ये बात समझ में आई बेटा? शाबाश, चैट पर सब लोग एक्टिव रहो। सोडियम बेटा जो कास्टनर केल्नर प्रोसेस के प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट आपके पास हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, और ये बाय प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, चूंकि उसने सवाल में आपसे बेसिकली बाय प्रोडक्ट पूछा है। सोडियम रिएक्ट विद वाटर मोर रिगलेसली देन लिथियम बिकॉज बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये बात हमने ग्रुप ट्रेंड में भी पढ़ी थी ना, चैप्टर 3 का, जब हमने ग्रुप ट्रेंड्स पढ़े थे। सही है, तो ग्रुप ट्रेंड वाली एग्जांपल भी यहाँ पर आ रही है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा लेट ज्वाइन किया क्लास को आपने, आंसर्स थोड़ी देर बाद देखे मैंने आपके। So the formula of plaster of Paris is, plaster of Paris का फॉर्मूला CSO4.2H2O। फॉर्मूला की शीट आई होप कि आप सब लोगों के पास मौजूद है और आप सब लोगों ने याद भी कर लिए हैं फॉर्मूलाज। नहीं सुमैया, रॉन्ग आंसर, गुड रुकैया, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड हुज मेजर इम्प्यूरिटी इज सिलिका। अनुषा फिर CaSO4 के साथ 2 होता है तो वहां पे हाफ होता है, तो एक ही बात हो जाएगी। अब सिलिका अगर इम्प्यूरिटी है, देखो बच्चे किस तरह याद करोगे, मेरे पास तो ट्रिक है। 3 मेथड होते हैं ना, इस ट्रिक को याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। एक होता है सरपेक मेथड, एक होता है बायर मेथड, एक होता है हॉल्स मेथड। ऐसे ही है। मैं कहता हूं भाई एस से सरपेक, एस से सिलिका, तो जब सिलिका इम्प्यूरिटी है तो कौन सा मेथड यूज होगा? सरपेक्स मेथड यूज होगा। अगर दोनों इम्प्यूरिटी, हॉल होता है ना, हॉल हॉल में सब आ जाते हैं, तो अगर दोनों इम्प्यूरिटी होती है तो कौन सा होता है? हॉल होता है। और एक ही बच गया फिर, अगर आयरन इम्प्यूरिटी होगी तो क्या होगा? बायर बन जाएगा। ये बात समझ में आई? इसको याद कर लोगे तो ये MCQ सॉल्व हो जाएगा। एस से सिलिका, एस से सरपेक। मैंने 2007 में पढ़ाना शुरू किया था, और 2009 के जो बच्चे थे उन्होंने जब ये टेस्ट दिया था उनको ट्रिक पता थी, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे टाइम बच गया, सेकंड्स में हमने सॉल्व कर दिया। दोनों इम्प्यूरिटी होंगी तो हॉल में आएगा, हॉल बड़ा होता है ना, हॉल में सब आ जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स। इनमें से कौन सी बात H2S के लिए फॉल्स है? याद रहे H2S एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वाटर से, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन वाटर, तो ये फॉल्स बात लिखी हुई है। ये वाटर से तेज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, यहां लिखा हुआ है कि वाटर से तेज रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम कहते हैं सर दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब बेसिकली गलत जवाब है, लेकिन हमारे सवाल के लिए ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स अगेन। इसके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट पूछी जा रही है। क्या लिखा हुआ है सर? इट इज वीक बेस इन वाटर। ये बात गलत लिखी हुई है। बेसिकली ये क्या होता है? ये तो वीक एसिड होता है। इसमें ये ऑप्शन में या नॉट है, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। ये सी में बेटा मिस प्रिंटिंग है, सी में यहाँ पर नॉट आना है बेसिकली। वो कॉपी पेस्ट करने में यहाँ पर हो गया है, इसमें नॉट आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जब आप लोगों को मैं PDF भी दूंगा तो नॉट ऐड कर दीजिएगा इसमें। चैप्टर 5 से क्वेश्चन है, हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज। सर कोरोजन होती है। कोरोजन जिसको हम आम लफ्जों में जंग लगना कहते हैं, ये बेसिकली कोरोजन की डेफिनेशन है जो ऊपर एक्सप्लेन हुई भी है। चैप्टर 6 से क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ फर्मेंटेशन। याद रहे जब कभी भी लफ्ज फर्मेंटेशन आ जाए ना, आपके जहन में अल्कोहल आना चाहिए। फर्मेंटेशन से हमेशा अल्कोहल बनता है। सो व्हेनेवर देयर इज समथिंग लाइक फर्मेंटेशन, आंख बंद करके ऑप्शन लगाइए अल्कोहल्स। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, two monomers may be joined by the removal of a molecule. जब कभी भी कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो हम कहते हैं सर इन कंडेंसेशन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Nascent hydrogen used in the formation of methane, it is obtained from the reaction of. Nascent hydrogen is always obtained by HCl over zinc. ये कैटलिस्ट यूजुअली आप लोग लिखते भी हैं अपने पास, हर मर्तबा इसी से बनता है। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है, पहले ये समझ लेते हैं। व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। सही है। न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाले का मतलब क्या है? न्यूक्लियो मतलब
न्यूक्लियस फाइल मतलब लवर, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, और उस पर खुद क्या चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? BF3 बेसिकली आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, तो हम कहते हैं सर BF3 इज द राइट आंसर, चूंकि वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वो तो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अनाबिया बेटा जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो, इसका ताल्लुक सिर्फ लोन पेयर के साथ नहीं होता। चैप्टर नंबर 9 से बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, जाइमीज अ ग्रुप ऑफ 14 एंजाइम्स यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। जाइमीज को हम उर्दू में खमीर कहते हैं, खमीर ईस्ट होता है जो आप रोटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड्स का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है CHO। तो ऑप्शन नंबर ई, वेरी गुड। सेकेंडर से आप लोग इतना फास्ट इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इस वक्त सेकेंडर पढ़ भी रहे होते हैं, तो आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाता है। चैप्टर 10 से बेटा कोई क्वेश्चन नहीं था इस ईयर में, और चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन मौजूद था। ये बुक की लाइन है एग्जैक्टली हमारे पास के, द रेंज ऑफ pH below 3 and 10 of soil represents its sterility, so 3 and 10 is the correct answer for this question. तो ये 30 क्वेश्चन से बेटा इस ईयर के, जिनको हमने समझा अभी। 2009 का पेपर था। इसी तरह हम अपनी आने वाली क्लासेस में हम संडेज के दिन रखते हैं अपने एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए, तो जो मतलब सॉइल फर्दर आगे ग्रो नहीं कर सकती, तो इसी तरह हम और एयर्स को भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे होंगे। अब आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मुझे मार्क करवानी है, और अटेंडेंस बेटे मार्क किस तरह करनी है कि आप लोगों को इस वक्त जो स्क्रीन नजर आ रही है इसका स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ भेजें, तो इसके अगेंस्ट में मैं आपको अभी ये पूरा पेपर PDF भेज देता हूँ। याद रहे, जो लोग सिर्फ जूम पर ही क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को ये PDF पेपर मिलेगा। अगर आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है अटेंडेंस मार्क करने का, ये अटेंडेंस जूम क्लास के लिए मार्क हो रही है। कोई सवाल आप लोगों ने पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पॉज कर देता हूँ और आप लोगों को रिस्पॉन्ड करता हूँ।